जब वर्ल्ड केओस में होता है तो कुछ देश उसमें डूब जाते हैं, पर कुछ के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं। भारत के प्रधानमंत्री तो वैसे ही कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढ लेना चाहिए। और क्या ऐसे कुछ अवसर ढूंढ लिए गए हैं, उन पे बात करेंगे। कुछ चुनौतियों पे बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअल वॉर हो रही है और साथ ही साथ इकोनॉमिक वॉर भी हो रही है। एक्चुअल वॉर हुई अभी 1 साल ही हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक्चुअल वॉर चल रही है यूएस और ईरान के बीच में। एक्चुअल वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। एक्चुअल वॉर के इरादे लग रहे हैं क्यूबा में। एक्चुअल वॉर के इरादे लग रहे हैं ताइवान में। एक्चुअल वॉर चल रही है इंटरनल पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में, एक्चुअली पाकिस्तान अफगानिस्तान में। एक्चुअल वॉर्स और उनके इकोनॉमिक इफेक्ट्स, और जिसके ऊपर प्रधानमंत्री भी वार्निंग कर चुके हैं, क्योंकि अब जो ग्लोबल वॉर्स हैं उसका असर हर व्यक्ति पे पड़ता है। ग्लोबल इकोनॉमी पिछले दशकों में इतनी जुड़ चुकी है। ये सब डिस्कस करने के लिए, वॉर, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्या स्ट्रैटेजी है भारत की और भारत कैसे इसके अवसर उठा रहा है, हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दीपेश दिवाकरन जी, जो जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर मैं टॉप से ही शुरू करूं, अभी एक फिर दोबारा ईरान कोशिश कर रहा है कि ओमान के साथ मिलके वो स्ट्रेट ऑफ हर्मोज पे कोई टोल ले ले, कुछ शिप से करेक्शन कर ले। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप यूएस चाइना होके आते हैं, और तीसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ये अभी जो दौरा करके आए हैं यूएई एंड यूरोप। तो मैं अगर एक ओवरव्यू लूं, आज आप वर्ल्ड किस जगह पे, किस स्थिति पे देख रहे हैं और भारत को उसमें कहाँ प्लेस्ड देख रहे हैं? पहली बात तो जो हो रहा है, सो वी आर मूविंग फ्रॉम सिंगल पोलैरिटी टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, और जो अमेरिकन हेजेमनी है वो धीरे धीरे करके डिसमेंटल होती जा रही है। नाउ लेट मी स्टार्ट व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, 3 decades बिफोर अमेरिका खुद को डेमोक्रेसी बोलता तो है, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट इट इज नॉट। ओके, इट्स कॉर्पोरेशंस हैव बिकम सो बिग आज के तारीख में कि दे आर द पीपल हु एक्चुअली गाइड्स हाउ द अमेरिकन नेक्स्ट 100 years शुड बी। और इनको ये समझ में आ गया है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था 1945 में, जो ब्रेटन वुड्स ऑर्डर हम जिसको कहते हैं, और गोल्ड पेग डॉलर, उसके बाद गोल्ड पेग को निकाला गया, डॉलर फिर सिर्फ एक फिएट करेंसी बन के रह गई थी। ये जो सिस्टम है ये अभी अनसस्टेनेबल हो गया है, एंड अमेरिका नोज इट, अमेरिकन कॉर्पोरेशन नोज इट। तो जब मैं अमेरिकन कॉर्पोरेशंस की बात करता हूं तो मैं आपको 3 एंटिटीज की बात कर रहा हूं। एक है फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दूसरा है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और तीसरा है आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और व्हाट इज फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स? जैसे कंपनीज है ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट, वैनगार्ड, इस तरह की जो कंपनीज, अभी इनके फंडिंग कहां से आती है? इनके फंडिंग को आप ट्रैक करोगे, इट कम्स फ्रॉम सिटी ऑफ लंदन। सिटी ऑफ लंदन ऐसा एक जगह है जो कंप्लीटली इम्यून है, इवन यूके का जो पार्लियामेंट्री लॉज है उसमें वो एप्लीकेबल नहीं होता। और सिटी ऑफ लंदन वो एक एरिया है जहां पे यू कैन से जो कॉलोनियल इंपीरियलिज्म का जो कंप्लीट फंडिंग है उसके बेस में उसका फाउंडेशन है। मतलब जो भी $43 ट्रिलियन जो इंडिया से इन्होंने ग्रैब किया था ड्यूरिंग बिफोर इंडिपेंडेंस, वो सब मिलाकर जो फंड है, ये है आपका फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फिर इन्वेस्ट करती है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में, जैसे आपका कंपनीज है मेटा, ओपन एआई, एनवीडिया, ऑल दिस पीपल। एंड थर्ड है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये जो 3 स्ट्रक्चर्स है ये आज ग्लोबल सिस्टम को कंट्रोल कर रही थी। नाउ दिस 3 पीपल हैव अंडरस्टूड दैट कि ये जो सिंगल करेंसी जो हेजिमनी है ये नहीं चलने वाला है। सो दे अपॉइंटेड ट्रंप टू ब्रिंग दैट चेंज। तो ये जो मागा है, ये जो चीजें हम देखते हैं टेलीविजन पे, जो भी ये स्पीच देता है, ये दिस इज ऑल जस्ट ए थिएटर। ओके, ही हैज बीन अपॉइंटेड टू रिमूव डॉलर फ्रॉम बिकमिंग ए हेजिमनी। और इसमें मल्टी करेंसी वर्ल्ड के लिए ट्रंप ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और इंडिया इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। और इंडिया लास्ट 10 साल से ये ऑलरेडी एक प्लान, एक फाउंडेशनल सिस्टम ऑलरेडी इंडिया ने बना के रखा है। सो दैट्स द ओवरव्यू। ओके, व्हाट इज हैपनिंग? इजराइल को अमेरिका ने यूज किया टू हैव ए वॉर विद ईरान। इट्स नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो क्लोज होने वाला ही था, बिकॉज इसका जो एलिमेंट्स है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो एलिमेंट्स है,
that is basically governing Israel, that is Netanyahu is part of this industrial complex, and also Iran, जो ईरान का जो IRGC है, that is also part of this military industrial complex. हमें दिखता है कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं. ओके, तो ये सिचुएशंस क्यों लाया गया? जब आप 20% ऑयल सप्लाई क्लोज करते हो, राइट, तो ऑब्वियसली देयर विल बी एनर्जी स्कैर्सिटी. तो जो कंट्रीज है, बाकी कंट्रीज, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज, दे विल लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स, जो इंडिया ऑलरेडी कर चुका है. आप अगर देखोगे तो 2021 से 23 तक इंडिया आईमेक में बहुत एक्टिव हो गया. जो आईमेक है, जो चाइना को बाईपास करता है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करता है, रशिया के साथ विद अमेरिका, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट लाइन. Also, India is working with an alternate route with Russia also to bring the LNG and LPG. इंडिया ने लास्ट 2 साल में अमेरिकन LNG सप्लाई का भी सप्लाई को ज्यादा कर दिया है. तो 10 to 15 कंट्रीज से जब हम ऑयल को सोर्स करते थे, आज 45 कंट्रीज में पहुंच गया है. सो स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर जो किया गया है, इसके वजह से अमेरिका विल बी एग्जिटिंग द मिडिल ईस्ट, नंबर 1, and that will be end of American hegemony on petroleum products. Dollar will become one of the currency. BRICS currency will come into force by next 3 years down the line. और मेरा रिसर्च के हिसाब से ये कहता है कि इंडिया विल बी ब्रॉट इनटू सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें इंडिया को लाना पड़ेगा. दैट्स व्हाट आई कैन सी एट द ओवरऑल पिक्चर. दिपेश जी, क्योंकि इस ओवरऑल को अगर हम इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स हैं और इसको हम थोड़ा डीपैक करें, अलग अलग सेगमेंट्स को, डॉलर पे मैं शुरू करना चाहूंगा. अब डॉलर पे 2 डिबेट चलती है. एक तो कि डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड एक्सेलरेट होगा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रुपया जैसे काफी गिर रहा है और 100 को टच करने के लिए सभी कह रहे हैं कि हो सकता है 100 को छू गया है. तो ये जो डॉलर गेम है, ये आपको क्या लगता है कि यूएस का जो ये डेलिबरेटली ही डॉलर को आप बोल रहे हैं मल्टी करेंसी बनाता है, तो व्हाट इज यूएसएस गेन बिहाइंड इट? जब डॉलर वो खुद लेके आए थे, ग्लोबल करेंसी बना के, वो एक तरह से कंट्रोल कर रहे थे, अपने डेट को कंट्रोल कर रहे थे, लोगों को डॉलर बेच रहे थे, तो ये पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर, जो पिछला इकोनॉमिक ऑर्डर उन्होंने बनाया, अब ये जो डॉलर को खुद ही वो डाइल्यूट करके उनकी डीप स्टेट या उनके जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्या बेनिफिट, क्या एंड गेम की तरफ वो ट्राई कर रहे हैं? एंड गेम बहुत सिंपल है. ओके, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, दे डोंट वांट टू बेट ऑन वन कंट्री एनीमोर. ओके, तो आपने देखा होगा कि लास्ट 10 साल में सॉवरिन वेल्थ फंड, ओके, बहुत सारा वर्ल्ड में आया है. वन इज यूएई बेस्ड सॉवरिन वेल्थ फंड, ओके, नंबर 2 इज सऊदी अरेबिया बेस्ड सॉवरिन वेल्थ फंड, चाइना का भी सॉवरिन वेल्थ फंड है. तो आप देखोगे तो ये जो पूरी फंडिंग्स है, ये अमेरिका से निकलकर स्लोली पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में आ रहा है. सो on one side, Middle East will be the central part of this financial industrial complex where fund will be holded. Assets सब जगह पे स्प्रेड हो जाएगा. तो ये जो डॉलर का लेन देन है, तो आप देखोगे तो डॉलर लास्ट 30 इयर्स में फॉल कर रहा है. ऑल्दो हम उसको रुपी से कंपेयर करते हैं, हमें दिखता है कि डॉलर बहुत पावरफुल है, लेकिन डॉलर खुद गिर रहा है. ओके, डॉलर की वैल्यू गिर रही है. और अभी जो आपने बताया कि 100 टच होने वाला है इंडियन करेंसी, या हो रहा है, राइट, दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ये इनिशियल पेन में, मतलब आप देखोगे तो नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में, ड्यू टू दिस chaos which America is created to exit from Middle East and to exit from single currency model, the investors will temporarily park their money using dollar denominated assets. लेकिन ये स्लोली करके डॉलर से निकलकर बाकी करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाएगा. अभी इसके बाद दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, वो किस करेंसी में फिर आगे होगा, इसका प्राइसिंग कैसे होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप अगर देखोगे तो लास्ट 5 इयर्स में इंडिया ने कम से कम, उनका जो गोल्ड रिजर्व है इंडिया का, आरबीआई का, इट हैज गॉन टू 800 टन्स. ओके, वी हैव बिकम आई थिंक नंबर 3 in terms of, number 3 or 4 in terms of gold reserve, current gold reserve. I think all the countries including America is currently negotiating on gold denominated petroleum products. तो डॉलर को निकालकर गोल्ड डिनोमिनेटेड, तो उसके अंदर चाइना के पास भी गोल्ड रिजर्व्स है, वो भी एग्रेसिवली गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहा है. गोल्ड प्राइस इज स्काई रॉकेटिंग, रुपीज फॉलिंग, बिकॉज
And once that happens, our rupee will start strengthening automatically. I'm not an economist, but geopolitically, अगर मैं देखूंगा इसको, तो next by 2030 you will find that petrol will or the petroleum products will be denominated based on the gold, and you will find that the rupee will start strengthening because our export will start strengthening, our manufacturing base will start strengthening. So rupee का ये जो fall है ये temporary है, no one have to worry about it. Yes, there is a pain coming in, no doubt about it. इसलिए मोदी जी ने बोला भी कि what are the 7 pointers he told that we as a citizen have to do. But by 2030 I think rupee will gain much more stronger. अब जो ये आपने बात करी कॉम्प्लेक्सेस की, तो प्रेसिडेंट आइजनहावर था, वो कहते थे कि यूएस हैज बिकम अ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. उसके बाद अब हम देख रहे हैं, दे आर कॉर्पोरेशंस व्हिच आर richer than some nations. In fact, they are richer than most nations. Some nations. Yes, BlackRock is having $10 trillion का asset. Assets, exactly. So they are richer than most nations. उसके बाद, and then with this money comes the power. क्योंकि historically kings used to be rich. Then this companies became rich. East India Company. Then again the sovereign would take over. तो उस जर्नी के अंदर आपको लग रहा है जो ये ग्लोबल कॉर्पोरेशंस हैं, इनका जो ईरान वॉर थी, बट क्या ये आउट ऑफ हैंड चली गई है इनके, क्योंकि डिड दे एक्सपेक्ट ईरान इस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन रोक देगा हरमुज पे, या ईरान इस तरह से वेस्ट एशिया को अटैक करके, जहां पे बहुत पैसा गया है वेस्टर्न वर्ल्ड का, वो पूरा डाउट में आ जाएगा? Do you think did anybody plan that Iran will do this sort of an asymmetric war और उसके consequences जो झेल रहे हैं? Somewhere it was predictable for the countries. Okay, तो आप देखोगे इंडिया, अमेरिका, रशिया, इजराइल, they were knowing that कि ईरान will do this retaliation. But ईरान के अंदर दो factions हैं. What we have to understand. One faction is pro China. Okay, जो चाहता है कि negotiation हो जाए, they will sit on the peace table. ओके, सो उनके जो प्रेसिडेंट है या फिर फॉरेन मिनिस्टर है, दे वांट नेगोशिएशन, पीस टू हैपन, एंड दे वांट चाइना डोमिनेटेड साउथ एशियन एरिया वेयर ईरान इज अ पावरफुल कंट्री, वन ऑफ द पावरफुल कंट्री. ईरान के अंदर, आईआरजीसी के अंदर एक और फैक्शन है जो सीआईए लिंक्ड है, जो चाहता है कि ये पेट्रो डॉलर सिस्टम चलता रहे. ओके, तो जब हम ये एफआईसी या एमआईसी की बात करते हैं, they are not a single faction, there are factions under that. तो एक फैक्शन है जो चाहता है कि पेट्रोल डॉलर सिस्टम बना रहे, और जो अभी आप देख रहे हैं एक एक मिसाइल, इज ए काइंड ऑफ नेगोशिएशन दे आर डूइंग कि हॉर्मुज पे टोल लगेगा तो मलाक्का स्ट्रेट पे टोल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, तो वो लगेगा तो वो कौन कंट्रोल करेगा, तो एक और मिसाइल गिरेगा. तो इस तरीके से दिस इज अ पार्ट ऑफ हाउ दे नेगोशिएट. ओके, इसमें सी एज अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस real lives are getting lost, we are seeing people's assets are getting burned, my whole sympathy with them, but this is the way these people think. Okay, these people are psychopaths. Okay, जो ये MIC FIC जो control करते हैं, they are psychopaths. They don't care about people dying on the street. Okay, so ये negotiations चल रहा है, and I think Hormuz will be closed for a long time. It's not going to be opened, and if it will be opened, it will be temporary. और इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है, इस सब के बीच में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दिस पीपल दैट इंडिया हैज टू ग्रो. क्योंकि अगर एक लिंचपिन है इसके अंदर जो इसको पूरा पकड़ा हुआ है, दैट इज इंडिया. अगर इंडिया का इकोनॉमी अगर वॉबल हो गया, इन सब का प्लान पूरा इट बिकम कंप्लीटली हेवाइड. सो दे विल नॉट अलाउ दैट इंडिया विल नॉट गेट ऑयल और इंडिया विल गेट इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज्ड. ये होने नहीं देंगे. Why do you say कि इंडिया का डिस्टेबलाइजेशन ये अलाउ नहीं करेंगे? क्योंकि एक केस कहता है कि इंडिया को कंटेन करना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल प्लेयर, आइदर अ मिलिट्री प्लेयर. तभी फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान है उसको यूएस एक तरह से गोद में लेके बैठ गया है, बार बार सीज फायर की बात कर रहा है, रफाल की बात कर रहा है, जबकि अब यूएस की रिपोर्ट आ रही है कि उनके 40-45 पता नहीं कितने जहाज खुद गिर गए थे. तो एक तरफ तो यूएस इस तरह चल रहा है कि भैया कंटेन इंडिया, आप एक डिफरेंट व्यू ले रहे हैं कि डिस्टेबलाइज करने में इंडिया उनको इंटरेस्ट नहीं. तो थोड़ा इस केस को बिल्ड कीजिए, क्यों इंटरेस्ट नहीं है उनको इंडिया को? सो दे डोंट वांट पावरफुल इंडिया, दे वांट मैनेजेबल इंडिया. ओके, इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए बिकॉज वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच हैज 70% कंजम्पशन. जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं
उसका 70% कंजम्पशन इंडिया के अंदर ही हो रहा है, चाइना में नहीं हो रहा है। चाइना का इकोनॉमी कंप्लीटली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। अगर ये सब स्ट्रेट्स क्लोज हो गया तो चाइना इकोनॉमी इज गॉन, और वहां पे ऑलरेडी रियल एस्टेट मार्केट इज गॉन कंप्लीटली। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स है, ब्लैक रॉक हो गया, स्ट्रेट स्ट्रीट हो गया, वैनगार्ड हो गया, देयर ऑलरेडी इन इंडिया। और इंडिया को चलाना इनकी जरूरी है, लेकिन what they want American based Indian economy. Okay, they don't want Indian based Indian economy. That's the fight our government is fighting, which is not seen in the news channel or which is not seen on the newspapers. लेकिन जो आज इंडिया का जो बड़ा फाइट है वो है कि हमें सोवरेन रहना है कि नहीं रहना है, या हमें एक वसाल स्टेट बन के रहना है। और इसके लिए रजीम चेंज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडिया का इकोनॉमी स्टेबल रखने के लिए उनको मोदी रहना जरूरी नहीं है। Let's keep Modi aside. Let's say someone else becomes a prime minister who is much more controllable to them. Still, economy will rise, but it will be as per their terms. ये वो चाहते हैं। Okay, so that is what actually going on. This is the game going on. That's a very interesting perspective आप लेके आ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी को वो स्टेबलाइज रखेंगे बिकॉज इट इज इन देयर इंटरेस्ट कि एक उनके हिसाब से कंट्रोलेबल स्टेट आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान कंट्रोलेबल है बट कंजम्पशन नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, सब। अब आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वो कहीं तो बेचोगे। अब यहाँ पे आप कितने सारे वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, तो यू थिंक इंडिया एज अ कंट्रोल्ड, जो मैं पहले होता कंट्रोल्ड वे में, बट इकोनॉमिकली सस्टेनेबल। You don't want a basket case India because then consumption for the global industries collapses. Yes, just at the border of stability. That's it. मतलब हम खुद की मिलिट्री ना बनाए, हम खुद की इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर ना करें, हम रशिया के साथ डील कर कर उनका जो फाइटर जेट से यहाँ पे लेके ना आए, हम फ्रांस के साथ रफाल डील करेंगे लेकिन कोड वो नहीं देंगे हमें। तो ये जो चल रहा है ना, इट्स जस्ट द बॉर्डर। ओके, ओनली दोस मच यू नीड, ओनली दोस इक्विपमेंट्स जस्ट टू फियर चाइना। चाइना को डराने के लिए इतना इक्विपमेंट्स रख लो, उसके आगे आप डेवलप मत करो, आपको मिलिट्री पावर नहीं बनना है। दिस इज द फाइट। जब भी ट्रम्प एंटी मोदी बात करता है, आप समझ लो बैकएंड पे मोदी ने कुछ ना बोला है। नहीं, ये वो लिक्विड ऑक्सीजन वाली बात हो गई। लिक्विड मरने नहीं देगा, नहीं सॉरी, लिक्विड जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन मरने नहीं देगा। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज इट। तो इसके भी मैं आना चाहता हूँ इंडिया पे, क्योंकि एक एस्पेक्ट है कि इंडिया क्या कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ऑब्वियसली इज अवेयर ऑफ ऑल दिस। एंड यूएई गए, यूएई से रिश्ते पिछले दिनों में बहुत अच्छे किए। कुछ लोग कह रहे हैं इजराइल यूएई इंडिया को ही एक्सेस बनाने की कोशिश हो जा रही है। फिर यूरोप गए, यूरोप में भी बहुत पर्सनल टच वाली डिप्लोमेसी कर रहे हैं। जो मर्जी बोलिए, पर्सनल टच ऑलवेज पेज ऑफ बिकॉज लीडर्स डिसाइड। अब कुछ लोग मेलोडी टॉफी बोलेंगे, बट द इटालियन प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो वेरी अवेयर कि वो क्या कर रही हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो वेरी अवेयर वो क्या कर रहे हैं। तो वो एक सिग्नल भी दे रहे हैं, और वो ग्लोबल सिग्नल भी है। इंडिया में तो पॉलिटिक्स चलती रहेगी। सो इंडिया का आप क्या प्लान देख रहे हैं इस सब के बीच में, जो ये अभी प्रधानमंत्री अपना टूर करके आए? इफ यू सी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट। ओके, अभी मिडिल ईस्ट के अंदर आपको दिखेगा कि दो डिफरेंट फैक्शंस बन रहा है। एक है इजराइल, यूएई, इंडिया। ओके, दूसरा है पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। ओके, अभी अमेरिका विल प्ले डबल गेम्स इन दिस। ओके, दे मे स्टैंड समटाइम्स विद पाकिस्तान, दे मे स्टैंड समटाइम्स विद यूएई, but Israel and UAE knows each other, they know well and they support each other, although attacks has been happening from the both sides. तो आप देखोगे तो इंडिया इज बिकमिंग विल बिकम ए मेजर मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर फॉर यूएई। नंबर वन, हम सभी तरीके से स्ट्रेटेजिकली साइन अप कर रहे हैं। इफ यू जस्ट लुक एट लास्ट 10 ईयर पैटर्न, एमबीजेड जो है यूएई का जो प्रेसिडेंट है, ही हैज कम 5th विजिट इन जनवरी दिस ईयर। That was 5th visit in last 10 years after Modi came into power। 5वें बार वो इंडिया में आए थे, सिर्फ 2 घंटे के लिए आए थे। ऐसा क्या डील साइन हुआ कि 2 घंटे के लिए आपको पर्सनली आके विजिट करना पड़ रहा है? ओके, इवन मोदी वेंट देयर जस्ट फॉर 3 hours। जब तक हम एक नेटफ्लिक्स मूवी कंप्लीट करते हैं, तब तक मोदी ने वहां पे डील साइन करके ही वेंट टू नेक्स्ट फ्लाइट। तो ऐसा क्या डील्स था कि तो उन लोगों को पर्सनली मिलना पड़ा। दैट्स समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप देखोगे तो डोलेरा, ओके, जहां पे नया सिटी बन रहा है गुजरात के अंदर,
Okay, it's not just a city, it's a complete military industrial complex that India is building inside Gujarat. Uska most of the funding is done by UAE. Okay, or that is one thing. So what is UAE doing? UAE अपना पूरा risk को यहाँ पे shift कर रहा है because UAE can't afford, because जो financial industrial complex का जो एजेंडा है, उनका एजेंडा है कि complete money will be parked in UAE. Okay, तो UAE को डूबना नहीं है, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक एजेंडा है. सो अंडरस्टैंड दिस. व्हेन आई से FIC इज नॉट पार्ट ऑफ अमेरिका. उनका एलिजियंस अमेरिका से नहीं है, उनका एलिजियंस ग्लोबल ट्रांसनेशनल एलिजियंस है. ओके, फॉर देम देन इन्वेस्ट. आपका आवाज नहीं आ रहा. जस्ट टू पुट इट इन ए सिंपलर लैंग्वेज, आप बोल रहे हैं जो FIC है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ये अब एक अपनी ही फोर्स हैं. दे आर नाइदर US नॉर US डीप स्टेट प्रोबेबली, या आप इसको उससे जोड़ते हैं. तो ये थर्ड एक एंटिटी को आप देख रहे हैं इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, सेपरेट फ्रॉम US इंटरेस्ट्स और US डीप स्टेट इंटरेस्ट्स. एब्सोल्युटली. अब इनका कहीं कन्वर्जेंस है, कहीं डाइवर्जेंस होगा, बट एंटिटीज अलग हैं. Yes, they are a different entity altogether, which controls this global politics and everything. Okay, and their agenda is very simple कि उनको UAE को डूबना देना नहीं है. तो UAE का जो सेकंड रिडंडेंट स्पेस है वो इंडिया है. उनका डेटा, उनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनका ऑयल सिक्योरिटी, उनका ट्रेड सिक्योरिटी, ये पूरा इंडिया के पास है. सो यू अंडरस्टैंड कि इंडिया का जो पावर है एंड स्टेचर है वो किस तरीके से बढ़ रहा है away from America. Okay, that is one thing. So there is the first visit he did. Second, then he went to other countries in Europe. अभी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि why he went to Europe. So one is that he went to Netherlands. अभी नेदरलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? नेदरलैंड एक ऐसी कंट्री है जो वेरी क्वाइट है, काम एंड कूल है, राइट? हम जानते हैं कि वो टूरिज्म के लिए भी अच्छी जगह है. But Netherlands is a country which has the complete technology to make the modern semiconductor chips. बनता तो ताइवान में, लेकिन ताइवान जो मशीन यूज करता है उसको बनाने के लिए, वो मशीन एक जगह से आता है, that is Netherlands. And India has done a deal with Netherlands to manufacture 30 mm semiconductor chips inside India. Okay, so that is what it is happening. और आप अगर ये 5 कंट्रीज का ट्रिप देखोगे, इट एग्जैक्टली मैप्स विद IMEC कॉरिडोर. जो इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो निकलकर हॉर्मुज से बाईपास होकर इट विल गो थ्रू दिस कंट्रीज एंड टू यूरोपियन कंट्रीज एंड टू अमेरिकन कंट्रीज. तो मतलब नेक्स्ट 5 years में वी विल हैव नो डिपेंडेंसी ऑन मिडिल ईस्ट ट्रेड रूट्स, कंप्लीटली अवे फ्रॉम दैट. सो दैट्स व्हाट दिस ट्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पैरेलली आप देखोगे ट्रम्प वेंट टू चाइना and they had no agreements at all. एक भी agreement नहीं हुआ. There was no deal announced. Okay, in that place, Modi went to 5 countries and did around $40 billion of deal. So that is the way the world is moving. Okay, now if you want to understand कि why America went to China, okay, why Trump went to China, तो ये FIC का एक और एजेंडा है. ओके, जिसके साथ इंडिया फाइट कर रहा है. सो बाय 2030 यू आर गोइंग टू सी अ वर्ल्ड ऑर्डर जहां पे एक कंप्लीट सर्वेलेंस आर्किटेक्चर दे वांट टू इंप्लीमेंट. ओके, व्हाट आई मीन बाय सर्वेलेंस आर्किटेक्चर मींस देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग कॉल्ड एज प्राइवेसी बाय 2030. ओके, अमेरिका एंड द वेस्टर्न कंट्रीज विल बी कंप्लीटली सर्वेलेंस बेस्ड कंट्री. तो जितना भी डेटा सेंटर्स अभी आ रहा है, आप देखोगे तो अमेरिकन स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं एग्रेसिवली. और 7 कंट्री से जो इसको बढ़ा रही है, राइट? 7 कंपनीज, दी 7 एनवीडिया एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? सर्कुलर ट्रांजैक्शंस भी हैं बहुत जगह. हां, जो डेटा सेंटर्स वहां पे भी बिल्ड हो रहा है, इट्स नॉट फॉर AI, इट्स फॉर सर्वेलेंस. ओके, China will become the hardware provider, America will become the software provider. और इसमें इंडिया के साथ जो इंडिया एक नेगोशिएशन पे है, इंडिया ने क्लियरली बोला है कि वी विल इंप्लीमेंट सर्वेलेंस सिस्टम बट वी विल नॉट हैव एनी अमेरिकन और चाइनीज टेक्नोलॉजी. वी विल हैव आवर ओन टेक्नोलॉजी, वी विल हैव आवर ओन
technical racks, that is Aadhaar based, the Trinity based. We will have our own system. This is the fight India is also fighting. That's why they don't like India. बट ये बीच में तो ये जैसे 5G है, ब्रिटेन ने भी, यूरोप ने भी बहुत चाइनीज कंपनीज को आउट किया था कि ये सर्वेलेंस करना चाह रहे हैं, उसके मुद्दे थिएटर। हाँ, पर मैं इसमें थोड़ा आना चाहूंगा कि आप कहते हैं यूएस या ट्रम्प चाइना गए थे, तो डू यू थिंक वो वहां पे डील के लिए गए भी थे, या इट वाज मोर के भाई ईरान के अंदर अब समझौता हो और उसके लिए खुद जाना पड़ रहा था, एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी, जो ट्रेड डील जो चीजें चलती रहती हैं, बट राइट नाउ फॉर देम द पेन पॉइंट इज बिकॉज एंड ऑफ द डे ट्रम्प हैज टू स्टे इन पावर, मिड टर्म्स आ रहे हैं, महंगाई हर जगह बढ़ रही है, यूएस में भी बढ़ रही है, भारत की महंगाई की भी हम बात कर सकते हैं, चाइना में भी इकोनॉमिक एक कोलैप्स है। सो ये सारे क्या आपको लगता है एक दलदल में फंस गए हैं जहां पे इजी सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि हर देश में इकोनॉमिक पेन बढ़ रहा है, सो एक कॉम्प्रोमाइज के लिए गए थे वहां पे? No, it's a compromise. Okay, but all these countries, okay, जो FIC है, FIC डिसाइड किया है कि they have to show America is a hero. आप अगर देखोगे 1945 में जब ब्रेटन वुड्स का जो एग्रीमेंट हुआ और ब्रिटेन लॉस्ट द वॉर, ओके, ब्रिटेन although they won the war on paper, but Britain was shown as a hero. Okay, what we आज हम जो देख रहे हैं इट्स लाइक ए वर्ल्ड वॉर 3। ओके, इस वर्ल्ड वॉर 3 में जब अमेरिका लूज करेगा वॉर को, दिस पीपल वांट टू शो अमेरिका इज अ हीरो, तो अमेरिका को लूजर ऐसा दिखाना नहीं है। सो चाइना एंड अमेरिका हैज बीन टॉकिंग टुगेदर, ऑब्वियसली दे विल बी नेगोशिएटिंग ऑन द ईरान थिंग। तो इसमें होगा क्या, अमेरिका विल बिकम अ वेस्टर्न हेजिमनी पावर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पावर। ओके, सो यू विल फाइंड दैट they will be completely confined to western hemisphere. American dollar will be only confined to western hemisphere. Okay, यहाँ पर चाइना डोमिनेटेड कुछ एरियाज होगा, इंडिया डोमिनेटेड एक एरिया होगा, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, इंक्लूडिंग इजराइल, दैट पार्ट। सो वर्ल्ड इज नाउ डिवाइडिंग इनटू different clusters, रीजनल सबग्रुप्स और रीजनल पावर्स, जो आई थिंक क्लब ऑफ रोम में डिस्कस भी हुआ था 1990 में। क्लब ऑफ रोम में 7 फाउंडेशनल रीजनल फेडरेशन की बनाने की बात हुई थी, जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ था एक्चुअली। तो 7 फेडरेशंस, वो 7 फेडरेशंस के अंदर अमेरिका विल बी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये 1990 से प्लान चल रहा है जो हम आज देख रहे हैं। पर दीपेश जी, इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट जोन आता है वो आता है दो देशों के बीच में, अगर ये रीजनल होता है, वो आता है इंडिया एंड चाइना। तो दोनों जियोग्राफिकली इतने आसपास हैं कि अभी तक जो वर्ल्ड हुआ है, फॉरगेटिंग ब्रिटेन एंड फ्रांस की जब पावर्स थी वो छोड़ दिए टाइम, पिछले 100-200 साल से यूएस की लड़ाई जब यूएसआर की तो समुंदर बीच में थे, बहुत गैप था। चाइना और अगर यूएस की बोलें तो बहुत डिस्टेंस है, गैप है। ये टाइम पे दो बड़े, और वो भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस एकदम साथ हैं, इकोनॉमी अगर रीजनल पावर बनते हैं, तो डोंट यू सी कि दो, एक म्यान में दो तलवारें, या दोनों रहते हुए एक दूसरे के साथ कैसे रीजनल पावर बन सकती हैं? व्हाट इज योर एनालिसिस ऑन दैट? वॉर विद चाइना इज इनएविटेबल। ओके, next 5 years, next 10 years or next 15 years, it is 100% going to happen. ये इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी पता है, चाइना को भी पता है। okay? एक बार तो इनएविटेबली होना है, and that will decide who will be the last power who stands in Asia. As per my analytics, okay, of course I am Indian, I love my country. India will come out as the winner in this long term. Okay, I'm talking about next 20 years. तो ये वर्ल्ड ऑर्डर सेट होने के बाद तो चाइना इंडिया हैज अंडरस्टूड दैट लेट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कम इन, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट और वी विल फाइट फॉर आवर डिफरेंसेस. It may be border or something else, but clash with America is going to happen 100% in next 15-20 years. अमेरिका और चाइना क्या? China and India, sorry, the war is going to happen next 15-20 years. So you see कि ये इनएविटेबल कोर्स है, क्योंकि जैसे दोनों इतने क्लोज हैं कि दोनों अगर रीजनल पावर्स की बात करें तो दोनों नहीं हो सकते। इंटरेस्ट जैसे यूएई है, यूएई में किसका ज्यादा रोल होगा, चाइना का या इंडिया का? यूएई नीड्स डिफेंस, यूएई के पास डिफेंस नहीं है। उधर पाकिस्तान और सऊदी का एक तरह से लूज अलायंस हो ही गया है।
अब वो पाकिस्तान वहाँ सोल्जर्स भेज रहा है। अब अगर कल को सऊदी और यूएई में कुछ भी झड़प होती है, नहीं होती है, अगर होती है तो वहाँ पे पाकिस्तानी सोल्जर्स लड़ेंगे, तो फिर यूएई वुड नीड में कौन है, इंडिया आएगा या चाइना आएगा? किसके पास नो, चाइना जनसंख्या विल है? गो टू, चाइना एंड सऊदी इज वेरी क्लोज, ओके। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। तो फिर अगर या चाइना भी वहां जाता है तो फिर इंडिया क्या यूएई में जाएगा? तो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया चाइना का तो प्ले आउट होगा ही इस रीजन में। कहाँ कहाँ होगा पे ही इंडिया होगा। चाइना का प्ले आउट दिखते हैं? और मैं आपको और एक चीज बता दूं कि हमारे धुरंधर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हमारे धुरंधर चाइना के अंदर भी है, ओके। पार्ट थ्री, और अब पार्ट थ्री भी दे रहे हो। हमारे धुरंधर सीसीपी पार्टी के अंदर भी है, ओके। और ये भी चाइना के अंदर बहुत डिफरेंसेस चल रही है। सम पीपल वांट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टू बी आउट, ओके, उसका भी फाइट चल रही है। एंड आवर धुरंधर आर देयर, दे आर डूइंग देयर जॉब। सो इंटरनली भी चाइना इज गेटिंग वीकेंड डे बाय डे, सो दैट इज हैपनिंग। बट वहां से कुछ न्यूज बाहर निकलती नहीं है, इसलिए हमें पता चलता नहीं है। बट माइंड दैट कि in last 10 years we have developed strong network inside China. ये ज़रूरी भी है। और जो आप बता रहे हैं कि चाइना की न्यूज़ की बोल रहा है कि जो ये टोटलिटेरियन या कंप्लीट कंट्रोल ऑन मीडिया देश होते हैं, उनका वो रिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता, वो टूटते हैं जब भी टूटे। चाहे वो यूएसएसआर हो, टूटा, रशिया एज अ फ्रेंड बट टूटा। चाहे चाइना हो, जब वो टूटेगा वो फटेगा, क्योंकि वहां पे कोई द कॉकरोच जनता पार्टी नहीं आएगी जिसके अंदर आप डिस्कस कर पाए कि भैया चलो एजेंडा चला रहे हैं, पर एक प्रेशर कुकर की सीटी निकलती है, लोग उसको काउंटर करते हैं, एक मंथन होता है कि भैया क्या बेटर है, और फिर लोग वोट करते हैं। तो वो मंथन चेंज जो डेमोक्रेसी के अंदर है वो वहां संभव नहीं है। तो पर आप चाइना Last की क्या हालत last देख रहे हैं 5 years इंटरनली? में you will find that पहले बार after the last the campaign happened in China, उसके बाद regime change हुआ। Last 5 years में people are coming on the street against CCP and they are asking for democracy. आप अगर वेरियस फॉरम्स में जाओगे जहाँ पे चाइना का इंफॉर्मेशन लीक होता है, यू विल कम टू नो दैट पीपल आर नाउ कमिंग ऑन द स्ट्रीट अगेंस्ट द सीसीपी पार्टी, ओके। एंड दैट डजंट हैपन ऑर्गेनिकली, नेचुरली। तो हमारे धुरंधर तो बहुत ही एक्टिव है। हमारे वहाँ चाइना में तो बहुत देशों के धुरंधर बैठे हुए हैं, पर चाइना ने भी देखो, जो डेंजरस बात है, इंडिया के अंदर भी आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ चाइनीज एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, जिस जिस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं, इट इज़ वेरी क्लियर कि उनके भी बहुत एक्टर्स यहाँ पे हैं जो इतने भारत के हित के खिलाफ लोग बोलते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट को स्टॉल करने आ जाएंगे अजीब अजीब रीजंस पे, कभी एकदम से जनता को भड़काने आ जाएंगे, कि भड़काना एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं, स्टेट के अगेंस्ट इस तरह आते हैं। तो वो चाइना का भी वेल फंडेड नेटवर्क है भारत में। वी शुड एब्सोल्युटली, ऑल्सो बी वेरी एब्सोल्युटली। अवेयर एंड केयरफुल ऑफ दैट। यस, चाइना, सुनजू, अगर आप देखोगे, आप पढ़ोगे आर्ट ऑफ वॉर, ब्रेक द कंट्री फ्रॉम इनसाइड एंड देन ब्रेक द कंट्री फ्रॉम आउटसाइड। सो आप पहले तो इट्स अबाउट हु विल ब्रेक फ्रॉम इनसाइड फर्स्ट, इज इट चाइना और इंडिया, ओके। एंड दैट विल डिटरमाइन हु विल विन द नेक्स्ट वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन द काइनेटिक वॉर। आप देखोगे तो इंडिया के अंदर भी ब्रेकिंग एजेंट्स कम नहीं है, चाइना के अंदर भी कम नहीं है, बोथ आर फाइटिंग विद ईच अदर। तो वॉर तो चल ही रहा है, इट्स नॉट जस्ट काइनेटिक, ओके। तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे थिंग्स है, अमेरिकन एजेंट्स है, पाकिस्तान के है, चाइना फंडेड है, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, दे वांट इंडिया टू बी ब्रोकन अवे। अब इसमें मैं एक अंतिम पार्ट में थोड़ा पाकिस्तान पे आना चाहता हूँ, जबकि वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में देश इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसको जो सपोर्ट है उसकी ज्योग्राफी को, चाहे वो यूएस ने अब किया हो, चाहे चाइना ने किया हो, पर बलूचिस्तान के अंदर उसकी आग लगी पड़ी, अफगानिस्तान से वॉर चल रही है। सो व्हाट डू यू सी इज द ग्लोबल प्लान इन पाकिस्तान? क्योंकि वो ग्लोबल प्लान जो पाकिस्तान में है वही भारत को अफेक्ट करेगा। वो क्या ग्लोबल प्लान देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए भारत के अगेंस्ट? The patterns I saw in last 5 years, depending on जो भी statements बाहर निकल रही है different people. So one is that India wants POK should be different, okay, as a special economic zone. अभी POK के अंदर Chinese investments है. China has no love loss for Pakistan. What China want is that security of their investment. तो एक proposal ऐसा है कि लेट इंडिया सिक्योर योर एसेट्स, जो उनका जो कॉरिडोर पास होता है चाइना का थ्रू द पीओके रीजन, इंडिया विल सिक्योर इट, ओके।
Pakistan will be divided into at least 2 to 3 countries in next 10 years time. Balochistan on one area, जहाँ पे इंडिया इज इन डिस्कशन विद मेनी डिफरेंट पार्टीज, लाइक ईरान से बात हो रही है। इसके लिए ईरान इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान भी ना टूटे, ताकि बलूचिस्तान एक जो मूवमेंट है उसको एक सपोर्ट मिल पाए। और अमेरिका, वी आर डिस्कशन अमेरिका ऑल्सो, दैट वंस this all discussion comes into place, which I can see, Pakistan will be separated into 2 to 3 countries और वो रीजन विल बी डिस्टेबलाइज्ड। इंडिया के लिए रिस्क ये है कि अगर डिस्टेबलाइज्ड हो गया, वी डोंट वांट अनदर यूक्रेन और गाजा इन द नेबरहुड ऑफ इंडिया। ओके, ये रिस्क इंडिया के लिए है। तो व्हाट इज इंडियाज प्रायोरिटी इज दैट जितना भी हमारे एलाइज है, एलाइज या फिर पकड़ लो कि जो हमारे पार्टनर्स है, ट्रेड पार्टनर्स है, उनके एसेट्स जो पाकिस्तान पे वो सिक्योर रहे। और हम कितना कमिट कर सकते हैं उसमें, पाकिस्तान तो टूटना ही है, नो डाउट अबाउट इट, हम कितना सिक्योर कर सकते हैं। इसके लिए सेकेंड पार्ट इज जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट्स है वो कौन कंट्रोल करेगा। सो इन माय असेसमेंट दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय सऊदी अरेबिया एंड इंडिया इज ओके विद दैट। बट आई डोंट थिंक सो, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स उनके कंट्रोल में वैसे ही हैं। इट इज ऑलरेडी इन कंट्रोल ऑफ यूएस। इट इज नॉट देयर, बट उनके पास आईएसआई के अंदर फैक्शंस है या मिलिट्री के अंदर फैक्शंस है जो दे कैन डू बैड थिंग्स, ओके, जो दे कैन क्रिएट अ डर्टी बॉम्ब, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। So who is securing that? So Saudi is what is going to secure the nuclear assets, of course with America, and India is okay with that. तो एक बार वो एक बड़ा डेंजर ये भी है कि पाकिस्तान टूटना जरूरी है, बलूचिस्तान अफगान जो आप बोल रहे हैं, बट एक बड़ा डेंजर ये भी है कि वो फिर से घुसपैठिया डेमोग्राफिक चैलेंज, क्योंकि जब वहां पे लोग गरीब हो जाएंगे, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो जैसे मर्जी भाग के बॉर्डर से भारत ही आने की कोशिश करेंगे। और बहुत रीजन में भाषा अब तो क्या डिफरेंस आ गया है, बट बॉडी टाइप, लुक्स नॉर्थ में बिल्कुल सिमिलर सा है। सो डोंट यू थिंक वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि रिफ्यूजी क्राइसिस बोल रहे हैं, एंड जो आएंगे उनका माइंडसेट वो तो वर्ल्ड में कहीं पे असिमिलेट नहीं कर पाए, भारत में तो क्या ही असिमिलेट करेंगे। तो वो भी एक एनालिसिस या चीज भारत सरकार को बहुत वे करनी पड़ रही है। जैसे पीओके के लिए भी यही बोलते हैं कि भाई पीओके तो फेल हो गए, करोगे क्या वहां की आबादी का। एग्जैक्टली। तो इंडिया का प्लान ये है कि अनलेस एंड अनटिल हमारा एनआरसी हो जाए, जो करंट सेंसस एंड एनआरसी हो जाए, एंड वंस आवर कंप्लीट आइडेंटिटी ऑफ आवर सिटीजन इज कनेक्टेड टू द इंडियन ग्रिड, तब तक इंडिया पीओके पे एक्शन नहीं लेगा। दिस इज माय असेसमेंट। कल जाके इंडिया पीओके को लेके आने वाला है। जब तक हमारा एनआरसी हो जाए, एवरीथिंग इज डन, वी विल गो फॉर पीओके। बट लेकिन India will not bring POK as an integral part of India. It will be always a separate economic zone, जो एक buffer zone की तरह रहेगा, buffer state की तरह रहेगा, which will be controlled by India, probably with China also, along with China. And Punjab will be the only region which will be part of Pakistan. Rest everything will break away. Okay, so next 10-15 years it will be chaos in that area, no doubt about it. इंडिया हैज टू एंश्योर कि हमारे तरफ कुछ लीकेज ना आ जाए, बट दैट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट 10 years 100%। हमने शुरू ही किया था कियोस से और एंडिंग पे हम वहीं पहुंच गए, कियोस। और कियोस में ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं फॉर पावर्स टू राइज हायर एंड हायर। यूएस बिकेम वर्ल्ड पावर आफ्टर ऑफिशियली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। शायद भारत का समय भी इसी इकोनॉमिक और काइनेटिक वॉर के अंदर आ रहा है। थैंक यू दीपेश जी, आपने समय दिया और ये सारे टॉपिक्स कवर किए। इट वाज लवली टॉकिंग। थैंक यू सो मच।